अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को। किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। दरअसल हमें एटम इस हालत में चाहिए कि वो दूसरे के साथ बॉन्ड न बनाए हुए हो, ताकि बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी यहाँ शुमार ना हो। इसलिए अलग थलग एटम्स हों, एक एटम का दूसरे के साथ बिल्कुल कोई बॉन्ड ना हो, कोई उसके साथ ताल्लुक़ ना हो। इसलिए ये शर्त डेफिनेशन के अंदर ज़रूर लिखनी है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ गैसियस एटम। गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको कैटाइन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, कैटाइन बन गया, और ये हाइड्रोजन का केस है, तो 1313 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। यानी एक मोल हाइड्रोजन एटम्स को एक मोल हाइड्रोजन गैसियस कैटाइन्स में बदलने के लिए फ्रॉम गैसियस एटम्स इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या जिसको हमने चैप्टर नंबर 5 में 1313.31 कैलकुलेट किया था। यूनिट्स, चूँकि ये एक एनर्जी है और इस को हम IE से भी ज़ाहिर करते हैं, दूसरा नाम इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इसको IP भी कह सकते हैं। तो एनर्जी होने की वजह से इसकी तमाम यूनिट्स एनर्जी वाली हैं। जूल, किलो जूल, कैलरी, किलो कैलरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिलउमूम तौर पर ये एक मोल के लिए मालूम की जाती है, लिहाजा जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, कैलरी पर मोल, किलो कैलरी पर मोल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कहलाएगी। ज़्यादातर ये दो यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं, किलो जूल पर मोल और किलो कैलरी पर मोल, ये सेकंड एंड फोर्थ। लेकिन हमारे सिलेबस में वैल्यूज़ किलो जूल पर मोल की शक्ल में हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, 4 अवामिल हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे असरअंदाज होते हैं। बिलतरतीब इनको हम एटॉमिक रेडियाई या रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट या पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। जितना साइज़ बड़ा होगा, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दूर होगा, उसको वहाँ से निकालना आसान है। ये न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, और इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ग्रिप चूँकि ढीली होगी, इसको रिमूव करना आसान है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस एक दूसरे के बिलअक्स मुतनासिब होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, अगर शेल सेम हो, शेल्स की तादाद सेम हो, तो फिर न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ती है, और ये तकरीबन 75% तक रूल एप्लीकेबल है। कहीं कहीं डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं, वो आगे चलकर हम देखते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसके ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इनरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के बायस न्यूक्लियस की ग्रिप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कमज़ोर पड़ गई है, लिहाजा थोड़ी सी एनर्जी दे के हम उनको रिमूव कर सकते हैं। पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल या सब शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितना पेनिट्रेटेड है, कितना न्यूक्लियस के करीब है। किसी एक ही शेल की बात करें तो उस शेल का S ऑर्बिटल या S सब शेल
पी की बनिस्बत और पी डी की निस्बत और डी एफ की निस्बत न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है, ज़्यादा पेनिट्रेटेड होता है, लिहाजा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। एस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, पी से निकालना उससे थोड़ा आसान है, कम एनर्जी चाहिए, डी से निकालने के लिए मज़ीद कम चाहिए और एफ से निकालने के लिए मज़ीद कम चाहिए। यहाँ मैं बात रिपीट कर दूँ, बशर्ते के शेल सेम हो, यानी 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है 4p की बनिस्बत और 4p से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है 4d की बनिस्बत और इससे निकालना मुश्किल है 4f की बनिस्बत। ट्रेंड इन पीरियाडिक टेबल, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज करती है। असबाब इसके क्या हैं? एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है, शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है, और दूसरा इसमें जो फैक्टर अप्लाई होता है वो है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, यानी टॉप टू बॉटम आएंगे तो न्यू शेल्स इंट्रोड्यूस होंगे, लिहाजा न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हायल होंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। इसको आप यहाँ मुलाहजा कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है, हाइड्रोजन की वैल्यू आप मालूम कर चुके हो 1313.31, उसके बाद है लिथियम, फिर सोडियम, पोटाशियम, रूबीडियम, सीजियम और उसके नीचे फ्रांसियम आता है। रेडियो एक्टिव होने की वजह से उसको कम लिखा जाता है, चाहें तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप टू बॉटम आते हुए उनकी वैल्यूज़ कम हो रही हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। 1313 से कम है लिथियम की 520, उससे कम सोडियम की 496, पोटाशियम 419, 403 और सीजियम 376। इसमें आप एक बात याद रखेंगे कि नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सीजियम की होती है, और रेडियो एक्टिव को भी मिला लें तो सबसे लीस्ट वैल्यू फिर फ्रांसियम की होगी। तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जितनी कम होगी वो रिएक्टिव उतना ज़्यादा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम, स्टेबिलिटी भी कम, क्योंकि ईजीली वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। थोड़ी सी एनर्जी तो उसको मिल जाएगी बाहर के इन्वायरमेंट से, लिहाजा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर वो ईजीली रिएक्ट भी कर पाएगा। यानी अगर सीजियम से ईजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो ये Cs+ में ईजीली कन्वर्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कोई और चीज़ कबूल करेगी तो ये उसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाने की सलाहियत को इस्तेमाल ईज़िली करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बिलउमूम तौर पर बढ़ती है, मगर कहीं कहीं डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, ये थर्ड ए, फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, एट्थ ए के एलिमेंट्स हैं। इससे ज़्यादा वैल्यू इसकी और इससे ज़्यादा वैल्यू कार्बन की, उससे ज़्यादा वैल्यू ऑक्सीजन की, उससे ज़्यादा वैल्यू फ्लोरीन एंड नियान तक। ये बात एप्लीकेबल है। मगर इससे ज़्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से फिर बोरान की वैल्यू कम है, फिर आगे बढ़ेगी, मगर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की वैल्यू कम है। तो ये सेकंड ए और थर्ड ए, इनमें एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है। एबनॉर्मेलिटी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की वजह क्या है कि सेकंड ए की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ गई थर्ड ए से, सेकंड ए की वैल्यू बढ़ गई थर्ड ए से। रीज़न ये है कि बेरिलियम जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं 1s2 2s2, और बोरॉन जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं 1s2 2s2 2p1, चूँकि बोरॉन में वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में पाया जाता है, और 2p जो है ये न्यूक्लियस से s की बनिस्बत दूर होता है, हायर एनर्जी का होता है, लिहाजा इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। दूसरी चीज़ ये है कि 6th ए
जैसा कि ऑक्सीजन है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नाइट्रोजन से कम क्यों है, और इसी तरीके से सल्फ़र की वैल्यू फास्फोरस से भी कम होगी। उसकी रीज़न भी आप देख लेंगे। नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन ये है और ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन ये है। तो इसमें नाइट्रोजन का जो वैलेंस सब शेल है वो हाफ फिल्ड है, जबकि ऑक्सीजन का जो ये पी है ये पार्शली फिल्ड है। और हम ये चैप्टर नंबर 5 के एंड पे पढ़ चुके हैं कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सब शेल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लिहाजा ये ज़्यादा स्टेबल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है इसकी बनिस्बत, लिहाजा यहाँ ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी और यहाँ पे कंपैरेटिवली कम देना पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू किसकी होगी, वो हीलियम की होगी, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम कम होती है। तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी और सबसे कम वैल्यू सीजियम की, और इन केस ऑफ इंक्लूडिंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फिर फ्रांसियम को हम शामिल करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, MCQs, आप इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। हायर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़, मैग्नीशियम है गैसियस फॉर्म में, इसको बदल लिया, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक मोल को जो एनर्जी चाहिए होगी उसको काउंट नहीं करना। अब इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल के एक मोल गैसियस मैग्नीशियम कैटाइंस बनाए, 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। इस एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो 1450, तकरीबन इसका डबल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। इसे तीसरा निकालना चाहते हैं तो इससे कोई तकरीबन 10-11 गुना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मतलब है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ग्रेटर होती है सेकंड से, और सेकंड की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ग्रेटर होती है फर्स्ट से। हमेशा हायर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लोअर से बड़ी होगी। एप्लीकेशन स्टडी करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। ये मेटेलिक कैरेक्टर की एक बेहतरीन इंडेक्स है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो हो तो वो चीज़ें मेटल्स होती हैं, हाई हो तो वो तकरीबन नॉन मेटल्स होती हैं, इंटरमीडिएट हो तो वो मेटालाइड्स होती हैं। तो ये पीरियाडिक टेबल में मोस्ट लेफ़्ट पे जो चीज़ें मौजूद हैं ये मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के अलावा ये मेटल्स हैं, ये फिर मेटल्स हैं, इनमें ये ग्रीन मेटालाइड्स हैं, और फिर ये जो ब्लू नज़र आ रहे हैं ये आपको नॉन मेटल्स नज़र आ रही हैं। इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं जैसा कि अभी हमने देखा, और इनकी वैल्यूज़ कम हैं क्योंकि लेफ़्ट टू राइट वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी। मेटल मेटल फिर मेटालाइड फिर आगे नॉन मेटल्स। प्रैक्टिकली हम वैलेंसी मालूम कर सकते हैं कि वैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं। इससे हमें पता चलता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 5, जैसा कि ऑफ बार रूल एट्सेट्रा, और शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, स्पेशली सब शेल्स में, तो मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो पहले शेल में इसमें 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू प्रैक्टिकल प्रूफ देती है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, दूसरा निकाला इतनी एब्जॉर्ब हुई। दूसरे और तीसरे के दरमियान एनर्जी गैप ज़्यादा है, यहाँ 2100, 2800, 3500 किलो जूल एनर्जी देने से तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है। इसका मतलब है पहले शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे में जो 8 हैं और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो न्यूक्लियस की ग्रिप इस पे ज़्यादा होगी, तकरीबन डबल एनर्जी देना पड़ी। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब आउट हो गए तो दूसरा जो ऑर्बिट है वो तीसरे की बनिस्बत न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, लिहाजा यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी।
तो ये जो दो एनर्जीज़ का डिफरेंस अगर नॉर्मल डिफरेंस से बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो वो हमें जज करने में हेल्पफुल होता है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। लिहाजा हमने यहाँ इजीली जज कर लिया कि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी वैलेंसी 2 है। और तीसरा, ये मेटल्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करने में बड़ा हेल्पफुल है। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होगी वो स्टेबल भी कम होगी और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा और उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जैसा कि पीछे अभी हमने स्टडी किया, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 520 है और बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 900 है। तो लिथियम बेरिलियम की बनिस्बत ज़्यादा रिएक्टिव होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।